गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सत्यम त्रिपाठी आपके समक्ष इतिहास की जो सीरीज है उसके साथ प्रस्तुत हूँ। अभी तक हमने पाषाण काल के विभिन्न पक्षों पर पढ़ा, इतिहास के समझ पर पढ़ा। जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं उन सबसे एक सुझाव है कि वो पिछली वीडियोस को भी जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है वो हमने धारावाहिकता में पूरा इतिहास पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से जब आप एक क्रम से पढ़ेंगे तो निरंतरता है विषय की वो बनी रहेगी। राइट। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। राइट। और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कुछ बातें आपको बताएं पृष्ठभूमि के संदर्भ में, और फिर इसके क्या कहते हैं कि विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। राइट। फिर एक एक बिंदु पर आने की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए पृष्ठभूमि और महत्व समझिए। दूसरी बात, जो स्थल हैं सैंधव स्थलों का एक सर्वेक्षण करेंगे, हम स्थलों का सर्वेक्षण करेंगे। उसके आधार पर हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करेंगे। नेक्स्ट हम लोग उत्पत्ति और पतन पर विचार करेंगे। राइट। ये हमारा पृष्ठभूमि होगा सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का। आपको बताऊं, पृष्ठभूमि और महत्व के संदर्भ की अगर हम चर्चा से शुरुआत करें पहले बिंदु से, तो 1920-21 तक भारत का जो इतिहास था वो वैदिक युग से शुरुआत माना जाता था। और जानते हैं कि इतिहास लेखन में जो भूमिका थी वो किसकी थी? ब्रिटिशों की थी। जबकि दुनिया भर के इतिहास को अगर देखें तो अगर जो दुनिया भर का इतिहास था वो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 3000, 4000, 5000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता था। और यही नहीं, आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो एक सोची समझी साम्राज्यवादी सोच के आधार पर यह बताने का प्रयास करते थे कि वैदिक लोग, वैदिक आर्य मध्य एशिया से है, उसके बाद शक, कुषाण, मौर्य, वो सारे के सारे लोगों को बाहरी साबित करने का प्रयास करते थे। और ये साबित करने का प्रयास करते थे कि भारतीय इतिहास जो है वो एक तरह से विदेशियों के द्वारा गवर्न हुआ है, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो अपनी रेलिवेंसी या अपने एक्सेप्टेंस को स्वीकार करवाना चाहते थे। राइट। लेकिन आप 1921-22 का समय देखिए, क्या कोइंसिडेंस है, समझने का प्रयास करिए। 1920-21 में आपका असहयोग और स्वराज आंदोलन चल रहा था, और उसी समय जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का फाइनली खोज हुआ, अन्वेषण हुआ, तो कहा जाता है कि यह एक कल्चरल एक्सप्लोजन था। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारतीय इतिहास की जो प्राचीनता हुई या जो भारतीय संस्कृति का जो रूप उद्घाटित हुआ वो बेहद ही चार्मिंग था, बेहद ही शानदार था। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारत का है सर इसलिए आप उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ा के ऐसा कह रहे हैं। नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इस चीज को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और मैंने आपको बताया था कि
कि पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट। एक बात और भी बताना चाहूंगा कि 1921 में सभ्यता का जो अन्वेषण हुआ ना, वो ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, इसके पहले भी प्रयास थे, लेकिन उन प्रयासों को ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। तो आइए हम लोग इस पॉइंट को शुरुआत करते हैं कि पृष्ठभूमि महत्व तो आपने समझ ही लिया, पृष्ठभूमि में कैसे कैसे इस सभ्यता के बारे में हमको पता चला, उन बिंदुओं पर कुछ सूचनाएं आपको जरूर जानना चाहिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहले जो इसकी सूचना थी ना, इसकी इस सभ्यता की जो सूचना दिया वो 1826 में चार्ल्स मर्सन ने दिया। और उन्होंने कुछ जो पुरातात्विक सामग्रियां थी उसके आधार पर यह चाहा, यह बताया कि हो सकता है कि यहाँ पर जो हो वो क्या हो कि एक पुरानी सभ्यता रही हो, लेकिन उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके महत्व को नजरअंदाज कर दिया, कहा ऐसा नहीं होगा, राइट। तो दूसरी सूचना आई, ये बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जानते रहिए काफी इंटरेस्टिंग है, कभी भी पूछा जा सकता है। 1853 में कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का आप कह सकते हैं कि फादर भी कहा गया, पिता भी कहा गया, कनिंघम ने सर्वे किया हड़प्पा का। और बाय द वे की बात बताऊं, यह सूचना भी हड़प्पा से ही दी गई थी। अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे हड़प्पा के संदर्भ में। और कनिंघम ने उस समय हड़प्पा की जो पहचान की वो एक बौद्ध स्थल के रूप में की। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। और आप ये मान के चलिए कि ये प्रश्न अगर पूछेगा तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, वह भी उन परिस्थिति में जब किताबों में भी ऐसा लिखा है कि 1853 की तो चर्चा ही नहीं है, सीधे लोग 1872 की बात करने लगते हैं कि कनिंघम महोदय ने जब उत्खनन करवाया। नहीं, कनिंघम का हड़प्पा में कार्य 3 चरणों में आपको दिखाई देगा, 1853 में, 56 में, 72 में। और 53 और 56 को किताबें नहीं लिखती हैं, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपसे जरूर पूछा जाएगा। और वास्तव में उस समय कनिंघम ने, आज के डेट में अगर आप देखें तो हंसी ही कही जाएगी, लगभग 500 BC। आपको बताएं, एक मजाक या कह लीजिए या इतिहास में एक बात पढ़ाया जाता है एकेडमिक लेवल पे, कभी इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कनिंघम कंफ्यूजन, है ना। ये टर्मिनोलॉजी ही पड़ गई, कनिंघम कंफ्यूजन। और कनिंघम कंफ्यूजन यही है कि उन्होंने हड़प्पा की जो पहचान है वो 500 ईसा पूर्व की, जबकि हकीकत क्या था कि वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास का था। 500 ईसा पूर्व बताया। और दूसरा जो कंफ्यूजन है उसे उसने जोड़ने का प्रयास किया कुषाण और अन्य लोगों से। तो ये कनिंघम कंफ्यूजन के रूप में ही ये घटना जानी जाती है। फिलहाल ये सूचना इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बताया। और एक बहुत ही फेमस नेक्स्ट जो स्टेप हुआ 1856 में ब्रंटन बंद हुए, जेम्स ब्रंटन और चार्ल्स ब्रंटन, जो जेम्स ब्रंटन ब्रदर्स थे, ये वास्तव में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और वहां पर उन्होंने कुछ पत्थरों की सूचना दी। लेकिन उस समय भी कनिंघम महोदय ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी पुरातात्विक सभ्यता का संकेत नहीं है, राइट। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो आप जानते हैं, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और इसके अगले वर्ष एक और नाम आता है 1922 में राखाल दास बनर्जी। ये दोनों नाम इसलिए जानने जरूरी हैं क्योंकि प्रारंभिक उद्घाटन से संबंधित हैं। मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज की और वास्तव में जब इन लोगों ने इसका उत्खनन कराया, दयाराम साहनी और
राखाल दास बनर्जी ने, तो निश्चित रूप से इसके बाद यह कंफ्यूजन तो खत्म हो गया कि भारतीय जो सभ्य क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी या नहीं थी, यह स्वीकार कर लिया गया वैश्विक जगत में, है ना, कि भारत का जो इतिहास है, कल्चरल हिस्ट्री है, वो भी विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं के समतुल्य ही है। यानी उधर असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और इधर ये कल्चरल एक्सेप्टेंस शुरू हुआ। तो चीजों को बड़े विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाना और समझा जाना चाहिए, राइट। और आपको आगे बताऊं, इसकी स्टोरीज को बताता हूं। और शुरुआती दौर में 40 स्थल आपको लगभग 1947 तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 40 स्थलों की खोज की गई थी। 1947 तक 40 स्थलों की खोज की गई, राइट। और ये जो 40 स्थल हैं, ये 40 के 40 जो स्थल हैं, आप कह सकते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर थे। और इसीलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम, सहायक नदियों पर थे, ट्रिब्यूटरी पे, और इसीलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के डेट में अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो काफी विवाद होगा इस विंध्य पर्वी सिंधु घाटी सभ्यता। और उस समय का जो जमाना था, जो परंपरा था, वो यही परंपरा थी कि जिस नदी घाटी में सभ्यताओं का विकास हुआ हो, उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता था। क्लियर है। लेकिन एक बार फिर आपको यहाँ अपडेट होने की जरूरत है कि आज के डेट में लगभग 2000 साइट्स, ये अपडेट होता रहता है। किसी किताब में 1400 मिल जाए, किसी में 1500 मिल जाए, किसी में 1600 मिल जाए, तो परेशान न होइए, मोटी मोटा जानिए। 2000 साइट्स का उत्खनन हो चुका है और लगभग 80% जो साइट्स हैं, इन 80% साइट्स का अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? 80% साइट्स सरस्वती नदी घाटी में है, राइट। तो अभी तो नहीं, आज के लेक्चर में नहीं, लेकिन कल के लेक्चर में आपको सरस्वती नदी घाटी की कहानी अलग से बताएंगे। और आर्कियोलॉजिकल है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। और आप देखेंगे अभी तक तो आप लोग कहते हैं कि सर त्रिवेणी में गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं, लेकिन जब आप पुरातात्विक और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ कहानी इसकी दूसरी ही नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप जानते रहिए कि उस समय, आइए थोड़ी सी बात को तो जरूर यहां जान लें कि जो उस समय सरस्वती जो नदी थी, जो सिंधु नदी तंत्र का पार्ट हुआ करती थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, राइट। एक क्रम है, जानते रहिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। क्या छोड़ रहा हूं? सतलज और सरस्वती। और ये आपका गंगा यमुना का वर्तमान एरिया है, वर्तमान नदी का पार्ट है। उस समय जो सरस्वती थी, उस समय सरस्वती यहाँ हिमालय से निकाल के हरियाणा वाले सेक्शन से, इस सेक्शन से आती थी। और सतलज और ये जो यमुना है, ये दोनों इसकी सहायक हुआ करती थी। और ये प्रवाह था, राइट। लेकिन आगे चल करके जब ये पोतवार के पठार में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हुई, कभी शुक्ला से डिटेल इसको बताएंगे, तो सतलज सिंधु नदी तंत्र में चली गई और यमुना जो है वो गंगा नदी तंत्र में आ गई और यहाँ पे इलाहाबाद में उसका संगम है। क्लियर। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो सरस्वती नदी घाटी में आपको 80% स्थल मिलेंगे।
पक्का? इसलिए आपसे ये एक सवाल जरूर पूछेगा, वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक स्थल किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? और पहला ही विकल्प रहेगा सिंधु घाटी, और वहां आप लोग गलत करेंगे। क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी घाटी हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि कभी राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो स्थल मिलेंगे आपको गुजरात, उसके बाद फिर आपको हरियाणा, राजस्थान। आप देख लीजिए, सरस्वती नदी का जो प्रवाह है वो इन्हीं राज्यों से होकर के मुख्य रूप से फ्लो होता था, और इसीलिए जो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो गुजरात, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। क्लियर? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये चीजें पूछी जाए तो आप लोग सिर्फ रटते हो, लगते हो, ऐन मौके पे गिनने लगते हो। ये कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जाना चाहिए। क्लियर? क्रम नहीं पूछेगा, लेकिन ये तो जरूर पूछ लेगा कि सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, क्लियर, या किस नदी घाटी के सहारे है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, ये बात आप जान गए बहुत अच्छे ढंग से। क्लियर? आइए हम थोड़ी सी चर्चा और भी बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब इन 2000 स्थलों के विस्तार की या 2000 स्थलों के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो अगर हम इसकी चौहद्दी बनाएं, यहां से कई सवाल निकलेंगे, याद में रखिएगा। अगर हम इसकी सीमा का एनालिसिस करना चाहें, जो लोग ना जानते हो वो फिर जाने, इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, नॉर्थ। जाहिर सी बात है ये दक्षिण हो जाएगा, साउथ, और ये हो जाएगा आपका पूरब, ईस्ट, और ये हो जाएगा पश्चिम। अगर हम इनकी सीमाओं को देखें तो आपको बता दूं, उत्तर जो दक्षिण विस्तार है ना, और पश्चिम पूरब जो विस्तार है, एक एक पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम पूरब जो है वो 1600 किलोमीटर है। और अगर आप टोटल एरिया देखेंगे ना तो 16,50,600 वर्ग किलोमीटर। कहीं 500 भी लिखा हो तो परेशान ना होइएगा। 16,50,600 के आसपास हो, कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो निश्चित रूप से यह विस्तार आपको दिखाई देगा कहां पे? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। जाहिर सी बात है 80 to 90% स्थल जो है वो भारत में है। नेपाल में लिख दीजिएगा, कहीं से भी सवाल उठा करके पूछा जा सकता है। लेकिन आपको बताएं, इन चारों सीमाओं को स्पेशली देखने की जरूरत है। यहां से मैं इरेज कर दे रहा हूं, राइट। देश के नाम पे यही नीचे लिख दिया मैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इंडिया। क्लियर? अब आइए, जब आप उत्तरी सीमा को देखते हैं तो उत्तरी सीमा मांडा प्रदेश अगर देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, नदी घाटी देखेंगे तो चिनाब, और अगर जिला देखेंगे तो अखनूर। इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, राइट। उसी तरह से दक्षिण देखेंगे तो दायमाबाद। आपको बता दें, बहुत पुरानी किताब अगर आप पढ़ोगे तो भगत राव भी मिलेगा, भगत राव गुजरात में था, लेकिन अब ये मान लिया गया है कि दायमाबाद जो है वो दक्षिणी सीमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रदेश देखोगे महाराष्ट्र,
रिवर देखोगे प्रवरा, लोकल नदी है प्रवरा नदी। और अगर जिला देखोगे अहमदनगर। जिले लेवल पे सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन नदी लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वी जिला अगर आप देखें तो आपको मिलेगा आलमगीरपुर, मेरठ जिला। देश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। नदी देखेंगे हिंडन नदी, यमुना की सहायक है। और पश्चिमी जो है पार्ट है वो है आपका पाकिस्तान में है सोत का गेंडोर। पाकिस्तान में है, वहां प्रदेश और जिला जानने की जरूरत नहीं है। नदी आप जरूर कह सकते हैं, समुद्री है लेकिन दास्त नदी। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इनकी सीमाओं से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और भी जानिए, भले अभी नहीं पूछा गया है लेकिन कभी न कभी आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे जब भी हम विश्व की समकालीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो दो सभ्यता को स्पेशली बोलते हैं। कौन सी? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। राइट? मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं। टिग्रिस और फरात दो नदियां हैं, उन्हीं के बीच हुआ था। इराक का पोर्शन है, जरूर देखिएगा। और आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इतिहास को याद कैसे रखें, हाउ टू मेमोराइज द हिस्ट्री, उसमें हमने आपको एक मॉडल दिया था कि द ऑल हिस्ट्री शुड बी ज्योग्राफिकली। इसका मतलब है कि सर ने बोल दिया कि नील नदी घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता है ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन या टिग्रिस फ्रॉथ सिविलाइजेशन, दजला फरात की सभ्यता, ये कहाँ है ये आपको वर्ल्ड के लोकेशन पे क्लियर रहना चाहिए। मालूम हो इराक को आप दक्षिण अफ्रीका में खोज रहे हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में, राइट? तो क्लियर कट होगा। और जितनी भी चीजें देखो, ये हाई स्कूल इंटर का पार्ट नहीं है कि इंटर में सर आ गया, हाई स्कूल में अब आ गया तो इंटर में नहीं आएगा। कोई भी चीज अगर आप अनक्लियर्ड हैं, अगर उसे रटने का प्रयास करेंगे, मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल गलत करेंगे। इसलिए बेहतर है कि जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इन्हीं दोनों सभ्यताओं की बात कही जा रही थी। आपको बताएं कि अगर आप मिस्र की सभ्यता को देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 20 गुने अधिक क्षेत्रफल थी। और मिस्र और इजिप्ट, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता के क्षेत्रफल को देख लिया जाए तो ये 8 गुने अधिक विस्तृत थे। यानी जो ये कहते थे कि सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का प्रसार भारत में हुआ, वो अब मानने को तैयार हुए, मानना पड़ा उन्हें कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार के दृष्टिकोण से इन सभी लोगों से अधिक विस्तृत थी। और उससे भी मजेदार बात आपको ये बताऊं, उससे भी मजेदार बात यह है कि जब हम उत्खनन किए और वहां का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश देखे तो उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप एक हद तक कह सकते हैं कि अग्रणी सभ्यता थी। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट आपको इसमें यह बताया गया कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक मैप का काम कर लेते हैं। आप लोग मैप पे इसे बनाइएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आखिर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो विस्तृत है, किन किन क्षेत्रों में है। आपको बताऊं, जो किताबी ज्ञान है उससे मैं आपको नहीं बता रहा हूं। वहां जो मैं यहाँ पे डिवीजन आपको विस्तार का बता रहा हूँ, फैक्चुअल जरूर लग रहा है लेकिन इसको दिमाग में बैठाइएगा, मैप से बैठाइएगा। और यहाँ से सवाल कई बार आईएएस और पीसीएस में उठे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निपटाते हैं अफगानिस्तान या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भी आ जाएगा। मैं और भी
क्लासिफाई कर दे रहा हूं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है, यहां के सिर्फ 2 स्थल हैं। अफगानिस्तान के सिर्फ 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और शोर्तभुई। मुंडी गाक एवं शोर्तभुई। लोकेशन ऐसी थी कि ये दोनों व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित हुए। श्योर। आइए हम पाकिस्तान के क्षेत्र में की बात करें अगर, और पाकिस्तान में भी हम लोग कई सेक्शन को बांट लेते हैं, जैसे बलूचिस्तान का जो पार्ट है। अब ये न कहिएगा कि सर हमको बलूचिस्तान का पार्टी क्षेत्र ही नहीं पता है, इसीलिए तो हम आपको डिवाइड करके बता रहे हैं। एक एक स्थलों पे हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो आप देखिए, सोत का गेंडोर। आईएएस में सीधे सीधे पूछा गया है कि कौन सिंध क्षेत्र में है, कौन बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान का जो पार्ट है वो सोत का गेंडोर का है, सोत का कोह का है। पकड़ लिए कि नहीं, किधर है नक्शे में? ये दोनों आप बंदरगाह भी के भी स्थल हैं, तो जाहिर सी बात है समुद्री किनारे पर हैं, साउथ की तरफ हैं। डाबरकोट है, नौशेरों है, डाबरकोट नौशेरों। और एक बार बताऊं, बहुत फैक्चुअल ना जानिएगा, रीजन वाइज आपको यहाँ हमने बता दिया कि ये आपका मैक्सिमम है, इसके नीचे ही सब कुछ रहेगा। सवाल में हमेशा प्रतिनिधि स्थल ही आपसे उठा करके पूछे जाते हैं। बलूचिस्तान के बाद अगर हम देखें, सिंध रीजन की बात करें, तो आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं सिंध रीजन। बलूचिस्तान के बाद सिंध की बात करें, तो अगर आप सिंध रीजन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा क्या, कोट दिजी। इन सारे स्थलों की बात हम सामान्य रूप से चर्चा जरूर करेंगे। कोट दीजी है और अली मुराद, जाहिर सी बात है ये अनुषंगी स्थल है, बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन आपसे उठा करके पूछा जाएगा। मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो सिंध क्षेत्र का सबसे फेमस बता सकते हैं, मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो। ये प्रतिनिधि स्थल आप कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो और इसको। क्लियर है। बालाकोट, ये भी काफी विकसित स्थल रहा है, बालाकोट। क्लियर है। और बालाकोट के साथ अल्लादीनो, अल्लादीनो। अब अगर ये जो चर्चा हमने यहाँ पर की, फैक्चुअल चर्चा है, हमने कहा ना कि समग्रता से चर्चा करूंगा, तो अगर कोई सवाल अगर आईएएस में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र सिंध प्रदेश में स्थित हैं, और इसके बाद अगर सवाल गलत होता है तो आप जिम्मेदार हैं, राइट। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, सिंध के अतिरिक्त पंजाब प्रांत में अगर देखें, पंजाब प्रांत में ये जानते रहिए कि हम पाकिस्तान वाला पंजाब और प्लस इंडिया वाला दोनों ले लेते हैं। तो पंजाब प्रांत का सबसे प्रतिनिधि स्थल तो आपको हड़प्पा ही दिखाई देगा, दूसरा रोपड़ दिखाई देगा। हाँ, अब देखिए एक चीज और भी जानते रहिए कि चूंकि बहुत सारे स्थल हैं, अगर एक आध छूट भी जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो उसे अपडेट कर लें। हमने पहले भी कहा कि प्रतिनिधि स्थल ही आपसे उठा करके पूछे जाते हैं। आइए पंजाब के बाद हम लोग हरियाणा और गुजरात देखते हैं। ये दो आप जानते हैं कि भारत में बहुत ही ज्यादा रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में कई हैं, राखीगढ़ी,
बड़ावली, है ना, राखीगढ़ी है, बड़ावली है, मित्ताथल है, कुंतासी है, मित्ताथल कुंतासी। और भी अगर होंगे, मान लीजिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा है या एक आध छूट जा रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां भी हम लोग देख लेंगे, है ना। कुंतासी। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात कर लें, फिर लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। राजस्थान देखने की बात हो रही थी, तो राजस्थान का सबसे जो फेमस है वो कौन सा है? कालीबंगा है। बाद में सोथी होती है, उसके बाद भी डेवलप होता रहेगा। राजस्थान में कालीबंगा का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हमने आपको उसी में बता दिया। अब क्या बचा? गुजरात का बचा। तो गुजरात में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि अगर आप देखें गुजरात में तो आपको मिल जाएगा क्या? लोथल मिल जाएगा, धौलावीरा मिल जाएगा, है ना। ये दोनों प्रतिनिधि स्थल हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार है वो आपको काफी मिलेगा, है ना। और गुजरात में तो स्थलों की संख्या ही बहुत है। देसल है, रंगपुर है, प्रभासपुर है, सुरकोटदा है ना। हमने एक दो नाम लिखा, आप चाहें तो कम से कम सुरकोटदा को तो लिख ही सकते हैं, ये भी प्रतिनिधि स्थल के श्रेणी में ही आता है। तो अदरवाइज रंगपुर, देसलपुर, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में साउथ में आप जाओगे तो दायमाबाद मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये जो स्थलों की सैर कराई मैंने आपको, वो सिर्फ इसलिए कराई कि आपको पता हो जाए कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में आपके सिंधु सभ्यता के स्थल मिले, राइट। तो एक फ्रेम बना, एक फ्रेम ऑफ माइंड आपका सेट हुआ कि नहीं हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन क्षेत्रों में रहा था। जो हमने बोला था कि ऑल हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली, उसका कॉन्सेप्ट अगर आप उठा करके देखोगे तो निश्चित रूप से आपको कहाँ मिलेगा कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो किन क्षेत्रों में मोटा आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये सरस्वती नदी घाटी चले जाइए, ये जम्मू कश्मीर चले जाइए, राइट। और फिर ये पंजाब, अफगानिस्तान का जो पार्ट है यहाँ चले जाइए। ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो आपको क्लियर हो गई कि किन क्षेत्रों में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। एक जब आप लोग इस ड्रीम सीरीज को पूरा कर लेंगे तो मैं एक और सेकंड जो ड्रीम सीरीज है वो स्पेशली ऑप्शनल सबके लिए काम आएगी, ऑप्शनल्स वालों के लिए स्पेशली आएगी। इसको भी हम समझ बढ़ाने वाली जो प्रोग्राम है उसको ओपन फॉर ऑल रखेंगे और आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी थ्रू मैप्स अगर आप पढ़ें तो कैसा रहेगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। और कल हम लोग जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के सर्वेक्षण की बात करेंगे। भले ही उसमें 2 क्लास लग जाए, सर्वे देखेंगे और फिर उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। एक बात और कहूँगा वो ये कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, राइट, बेल आइकन दबाएं और उन्हें क्या है कि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। हालांकि इस सीरीज का जो टाइम है वो 4 बजे के आसपास हम लोग क्लास को पोस्ट कर देते हैं, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।